हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो कि यहाँ पर पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो जो कि यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है उन्हीं के लिए है। तो भैया यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न जो भी यहाँ पर इसमें आएगा वो आप यहाँ पर बता दीजिए। तो भैया मैंने यहाँ पर आपके लिए लेके आ चुका हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स मतलब कि अभियांत्रिकी पदार्थ के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, अगर आप इसे यहाँ पर तैयार कर लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पीय में पूछे जाएंगे सभी वहाँ पर आप यहाँ पर हल कर पाएंगे। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है मैं लेके आ चुका हूँ, 1 बाय 1 करके हम चलिए देखते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को। मैं इस तरह की वीडियो हमेशा ही लाता रहता हूँ। साथ साथ आप हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ पर ये वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 1, जिसमें लिखा हुआ है भैया निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आमतौर पर पेड़ों से निकलने वाली सामग्री से बनाई जाती है। तो ये भैया यहाँ पर कई बार पूछा गया है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा जो कि है पहला बुक सेल्फ, दूसरा है कार बॉडी, तीसरा है यहाँ पर हमारा जो कि चाकू और कांटे, और चौथा है जो कि हमारा यहाँ पर सोडे की बोतल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा वो भैया है बुक सेल्फ, जो कि यहाँ पर पेड़ों से ही निकलती है। चूँकि आप जानते हैं जितनी भी किताबें वगैरह उनकी पन्ना वगैरह बनती हैं वो सभी यहाँ पर बनते हैं पेड़ों की ही। यहाँ पर जो कटाई की जाता है उसके बाद उससे लुगदी बनाई जाती है, उसी के द्वारा यहाँ पर बना जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए, जो कि होगा बुक सेल्फ। यही हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अपना सेकंड आंसर, जो कि यहाँ पर है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री रेत से बनाई जाती है। रेत से कौन सी सामग्री बनाई जाती है ये हम यहाँ पर देखते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा ऑप्शन हमारा है धातु, तीसरा है प्लास्टिक और चौथा है भैया कांच ग्लास। तो इनमें से कौन सी सामग्री है जो हमारी यहाँ पर रेत मतलब कि बालू से बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का वो है भैया कांच ग्लास। ग्लास जो कि आपके यहाँ पर रेत सामग्री से ही बनाई जाती है, रेत से ही बनाई जाती है। और यहाँ पर लकड़ी धातु या प्लास्टिक इस तरीके की कोई भी चीज़ें यहाँ पर रेत से नहीं बनाई जाती, जबकि यहाँ पर कांच जो आपका है यहाँ पर ये रेत से बनाई जाती है, बालू से बनाया जाता है। अब हम चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है कि धात्विक तत्वीय पदार्थ जिनकी आकृति में डैश डैश परिवर्तन किया जा सकता है वो कहलाते हैं। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर है अस्थाई, दूसरा है अस्थाई, सी जो कि आपका ऑप्शन है भैया ए तथा बी दोनों, एवं यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो आपका है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो जो तीसरा हमारा यहाँ पर आंसर है उसका जो यहाँ पर राइट आंसर है भैया वो धात्विक तात्विक पदार्थ जिनकी आकृति में अस्थायी परिवर्तन किया जा सकता है वही धातु यहाँ पर कहलाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा भैया क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि यहाँ पर अस्थायी होगा। अब अगला हम चलिए देखते हैं जो कि हमारा है भैया अलोह धातुओं में डैश डैश तथा डैश डैश की मात्रा नहीं होती है। किसकी मात्रा नहीं होती है यहाँ पर हम चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो कि आपका हमारा है कार्बन तथा आयरन, दूसरा है यहाँ पर कार्बन तथा एल्यूमिनियम, तीसरा है यहाँ पर तांबा तथा जिंक और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा ये हम चलिए जान लेते हैं। जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन तथा आयरन। अलौह धातुओं में कार्बन तथा आयरन की मात्रा बिल्कुल से भी नहीं होती है, तभी वो क्या कहलाते हैं, अलौह कहलाते हैं। अगला चलिए देखते हैं जो कि हमारा है यहाँ पर कार्बनिक पॉलीमर्स अन्य की तुलना में डैश डैश एवं डैश डैश होते हैं। पहला ऑप्शन है भैया क्रियाशील एवं भारी, दूसरा है अक्रियाशील एवं हल्के, तीसरा है ए व बी दोनों और चौथा है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अक्रियाशील एवं हल्के, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि होगा अक्रियाशील एवं हल्के। कार्बनिक पॉलीमर्स अन्य की तुलना में अक्रियाशील एवं हल्के होते हैं। अब चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर जो कि यहाँ पर 6 है। लिखा हुआ है भैया कॉलम 1 में दी गई सामग्री के निम्नलिखित वर्ग को कॉलम 2 में दिए गए उनके उदाहरण से सुमेलित कीजिए, मतलब मिलाना है। तो चलिए हम यहाँ पर मिला देते हैं, किस तरीके से मिला जाएगा ये हम चलिए देख लेते हैं। कॉलम 1 में हमें दिया हुआ है पी धातुएं, क्यू सिमेरिक, आर पॉलीमर्स, एस कंपोजिट्स। इसमें काला नंबर 2 में GFRP पहला है, दूसरा है प्लेक्सी ग्लास, तीसरा है इस्पात, चौथा है कंक्रीट और यहाँ पर पांचवा है नायलॉन। तो इसकी यहाँ पर जो सही सुमेलित यहाँ पर नंबर होगी, जो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा वो होगा भैया फर्स्ट। पी को हम यहाँ पर थर्ड से मिलाएंगे, चलिए देख लेते हैं। पी को हम मिलाएंगे थर्ड से, जो कि पहला यहाँ पर धातु जो कि इस्पात की होती हैं। इसके बाद सिमेरिक जो कि आपका यहाँ पर मिलाया जाएगा फोर्थ से, कंक्रीट होता है इसका
पॉलीमर्स जो कि आपका यहाँ पर होता है फ्लैक्सी ग्लास होता है, और कंपोजिट्स आपका होता है GFRP। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है हमारा भैया, निम्नलिखित में से किस गुण के संदर्भ में धातु सिमेरिक से बेहतर है। निम्नलिखित में से किस गुण के संदर्भ में धातु सिमेरिक से बेहतर है। पहला है कठोरता, दूसरा है तन्यता, तीसरा है कड़ापन, चौथा है यहाँ पर पराभव सामर्थ्य। तो इनमें से कौन से यहाँ पर किस गुण के संदर्भ में धातुएं जो कि यहाँ पर सिमेरिक से ज़्यादा बेहतर होती हैं, तो वो आपका यहाँ पर है तन्यता। जो कि धातुएं काफ़ी ज़्यादा तन्य होती हैं सिमेरिक पदार्थ से, जो कि सिमेरिक पदार्थ ज़्यादा तन्य नहीं होता। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धातुएं यहाँ पर सिमेरिक से ज़्यादा तन्य होती हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समृस कंपोजिट का उदाहरण लिखिए। प्रकृति में कौन सा कंपोजिट पाया जाता है, समृस कौन सा यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है जो कि आपका है लकड़ी, दूसरा आपका यहाँ पर है सीमेंट, और तीसरा ऑप्शन जो कि आपका है यहाँ पर इसमें ग्लास, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो प्रकृति में पाए जाने वाले समृस के रूप में जो यहाँ पर पाया जाता है वो मोस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट उदाहरण है लकड़ी, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रकृति में। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का हम चलिए देखते हैं। पॉलीमर्स है, निम्नलिखित में से पॉलीमर्स कौन सा है। ऑप्शन आपको दिए गए भैया, पहला है जो कि यहाँ पर ए की पैरामैग्नेट, दूसरा है यहाँ पर आपको फेरोमैग्नेट, तीसरा है प्रतिचुंबकीय, और डी है यहाँ पर गैर चुंबकीय। तो पॉलीमर्स इनमें से कौन सा है, तो इसका जो 9वें का यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा भैया गैर चुंबकीय। गैर चुंबकीय यहाँ पर पॉलीमर्स होते हैं, जिनमें कोई भी चुंबक का गुण नहीं पाया जाता है, वही आपके पॉलीमर्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं जो कि प्रश्न नंबर 10 जो कि यहाँ पर है भैया, उष्मा हीट के कार्य के कारण किस पदार्थ की प्रतिक्रिया डैश डैश के रूप में जानी जाती है। पहला ऑप्शन है आपका यांत्रिक गुण के कारण, दूसरा है आपका बी जो कि विद्युत गुण के कारण, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर रासायनिक गुण के कारण, और तीसरा यहाँ चौथा जो कि आपका है यहाँ पर ऊष्मीय गुण के कारण। तो ऊष्मा के कार्य के कारण किस पदार्थ की प्रक्रिया डैश डैश के रूप में जानी जाती है। तो जहाँ पर जो आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऊष्मीय गुण, क्योंकि आप जानते हैं ऊष्मा के कारण किसी भी पदार्थ की प्रक्रिया ऊष्मीय गुण के कारण ही यहाँ पर जानी जाती है और किसी के कारण नहीं जानी जाती, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा दिया है तो ऊष्मा से ही रिलेटिव होगा। इसके लिए यहाँ पर राइट आंसर जो कि आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मीय गुण। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ पर किसी पदार्थ पर ऊष्मीय ऊर्जा के योग का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी पदार्थ में ऊष्मीय गुण के योग का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है ऊष्मीय संकुचन, दूसरा यहाँ पर ऊष्मीय प्रसार, तीसरा यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, और चौथा है आपका यहाँ पर ये सभी। तो भैया जो आपका यहाँ पर ऊष्मीय गुण पर जो ऊर्जा के योग का यहाँ पर प्रभाव पड़ता है वो भैया ऊष्मीय प्रसार पर पड़ता है। मतलब कि यहाँ पर ऊष्मा का प्रसार होता है जब भी यहाँ पर किसी भी वस्तु में यहाँ पर ऊष्मा ऊर्जा को यहाँ पर योग किया जाता है ऊष्मीय ऊर्जा का, तो हमेशा ऊष्मा का प्रसार ही होता है, संकुचन या फिर कोई परिवर्तन वगैरह नहीं होते हैं। अगला चलिए देखते हैं जो कि यहाँ पर है प्रश्न नंबर 12 जो कि है भैया, रासायनिक उद्योगों में पॉलीमर का उपयोग उनके डैश डैश के कारण होता है। तो किस गुण के कारण होता है पॉलीमर का। तो भैया ये यहाँ पर पहला ऑप्शन जो कि है निष्क्रिय प्रकृति के कारण, दूसरा है आपका हल्के वजन के कारण, तीसरा आपका यहाँ पर कम लागत के कारण, चौथा यहाँ पर निर्माण में आसानी। तो जो राइट आंसर होगा उसका होगा यहाँ पर ये निष्क्रिय प्रकृति के कारण, क्योंकि यहाँ पर उसमें कोई भी निष्क्रिय प्रकृति होगी तभी यहाँ पर वो उद्योग में पॉलीमर का उपयोग किया जाएगा। अब हम चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस पदार्थ का क्या गुण है जो विज्ञात विद्युत प्रवाह का प्रतिरोध करता है। उस पदार्थ का क्या गुण है जो ज्ञात विद्युत प्रवाह का प्रतिरोध करता है। तो उससे यहाँ पर आप जानते हैं जब भी यहाँ पर कहीं भी प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगी, प्रतिरोधकता कहलाएगी आपकी। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ना ही चालकता होगी, ना ही उसमें वैद्युकी होगी, ना ही परावैद्युत सामर्थ्य होगा, साथ ही साथ यहाँ पर प्रतिरोधकता ही आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा। जब भी यहाँ पर प्रवाह होगा धातु के किसी भी विद्युत प्रवाह में वो आपका प्रतिरोधकता ही कहलाती है। अगला क्वेश्चन जो कि आपका है वहाँ पर उच्च वोल्टता के विपरीत सामग्री को इंसुलेटिंग क्षमता को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। पहला यहाँ पर आपका है परावैद्युत पदार्थ, दूसरा है ऊष्मीय वैद्युतिकी, तीसरा है विद्युत यांत्रिकी प्रभाव, और डी आपका है यहाँ पर विद्युत रासायनिक प्रभाव। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो आपका भैया क्या होगा, परावैद्युत सामर्थ्य होगा। उसमें उच्च वोल्टता के विपरीत सामग्री की इंसुलेटिंग क्षमता को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अगला चलिए देखते हैं जो कि है ढलवल व CI का एक खास गुण है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर खास गुण है जो कि यहाँ पर ढलवा लोहा का होता है। कास्ट आयरन का यहाँ पर जो कि खास गुण होता है वो क्या होता है, ये यहाँ पर चलिए जान लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका है कुट्यता, दूसरा है तन्यता, फ्लेक्सिबिलिटी, कठोरता, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर हार्डनेस, ये जो कि कठोरता होती है, कंपनों को अवशोषित करने की क्षमता। तो कौन सा गुण होता है यहाँ पर ढलवा लोहे में,
ये हम चलिए जानते हैं। तो भैया जो ढलुए लोहे में सबसे ज़्यादा यहाँ पर गुण पाया जाता है वो कंपनों को अवशोषित करने का गुण पाया जाता है। इसलिए जितनी भी यहाँ पर कंपोनेंट बनाए जाते हैं उनके जो लेग बनाए जाते हैं वो यहाँ पर ढलुए लोहे के ही बनाए जाते हैं, जिससे कि जितने भी कंपन वगैरह हों वो अवशोषित कर ले और यहाँ पर जो उसका यहाँ पर ऊपर वाला भाग है उसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना हो, तभी यहाँ पर धातुएं ज़्यादा समय तक चल सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर उनके जो लेग्स बनाए जाते हैं वो ढलुए लोहे के ही बनाए जाते हैं। अगला ऑप्शन जो कि आपका यहाँ पर पदार्थ की तन्यता। पदार्थ की तन्यता फ्लेक्सिबिलिटी से आप क्या समझते हैं? इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ये तो आप एकदम आसानी से बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है संपीड़न में अधिक अस्थायी विरूपण की योग्यता, बी है तनाव में अधिक अस्थायी विरूपण की योग्यता, सी है अधिक पूर्वावस्था में आने की योग्यता और डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो राइट आंसर होगा भैया वो आपका होगा तनाव में अधिक अस्थायी विरूपण की योग्यता, यही आपका राइट आंसर होगा जो कि पदार्थ की तन्यता होती है। अब अगला चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बार बार लोडिंग के तहत एक विशिष्ट व्यवहार विकसित करने के लिए सामग्री की क्षमता डैश डैश के रूप में की जाती है। पहला ऑप्शन है आपका कड़ापन, दूसरा है रेजिलियंस और यहाँ पर तीसरा है जो कि यहाँ पर कठोरता और चौथा है फटीग। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। तो जो राइट आंसर होगा इसका भैया वो होगा फटीग, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर जब आप किसी भी धातु पर लोडिंग करते हैं तो एक विशिष्ट व्यवहार उसमें उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि उसमें स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि वो उसको उसी आकार में यहाँ पर हो जाता है, उसके बाद वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है। इसी कारण यहाँ पर वो मतलब कि अस्थायी परिवर्तन उसका कंप्लीट हो जाता है, जिसे ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फटीग कहते हैं, जिसको हम यहाँ हिंदी में कहते हैं शायद विसर्पण, विसर्पण कहा जाता है। अगला चलिए देखते हैं जो कि यहाँ पर है कि समय की अवधि में प्रतिबल के कारण होने वाले विरूपण को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसको कौन से रूप में जाना जाता है? तो पहला है घिसाव प्रतिरोध, दूसरा है यहाँ पर फटीज, तीसरा है क्रीप और चौथा यहाँ पर फ्रैक्चर। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा क्या होगा? क्रीप होगा, क्रीप। क्रीप आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला चलिए देखते हैं जो कि है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके आधार पर उसे पीटा जा सकता है या फिर प्लेटों के रूप में मोड़ा जा सकती है। तो आप आसानी से बता सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका है आघात वर्धनीयता, दूसरा आपका यहाँ पर तन्यता और तीसरा ऑप्शन जो कि आपका है यहाँ पर प्लास्टिकता और यहाँ पर चौथा जो कि आपका है प्रत्यास्थता। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो भैया पहला ऑप्शन होगा आपका जो कि है यहाँ पर आघात वर्धनीयता, मैलिबिलिटी। जब भी किसी पदार्थ को पीटा जाता है और वो रोलिंग किया जाता है तो वो यहाँ पर मैलिबिलिटी कहलाती है, आघात वर्धनीयता कहलाती है, जिससे कि वो यहाँ पर चादर के रूप में फैल जाता है, वही आपकी क्या कहलाती है? मैलिबिलिटी, मतलब कि आघात वर्धनीयता। अगला क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पर, यदि हम सतत विकास के 3 स्तंभों में केवल 2 प्राप्त कर लें तो निम्न में से कौन सी सही होगी? पहला है सोशल प्लस इकोनॉमिक्स, दूसरा यहाँ पर सोशल प्लस इन्वायरमेंटल, तीसरा यहाँ पर इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंटल सब्सिस्टेंस। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा राइट आंसर होगा वो हम चलिए जान लेते हैं। जो राइट आंसर होगा भैया वो चारों होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया सोशल इकोनॉमिक्स और सोशल इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंटल तीनों पर यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन और नंबर यहाँ पर आपका सही होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चौथा नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। स्थिरता के प्राथमिक रूप क्या होते हैं? पहला है गरीब और भूख का अंत, दूसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के मानक खासकर जब तक जल की गुणवत्ता बेहतर स्वच्छता से संबंधित है, तीसरा है लैंगिक समानता हासिल करना, चौथा है नौकरियों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो इनमें से यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा? तो इसका हम अगर यहाँ पर राइट आंसर देखें तो भैया राइट आंसर आपका डी होगा। पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा इसी क्रम में यहाँ पर ये सही होगा। पहले से पहले गरीबी एवं भूख का अंत होगा, इसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के मानक खासकर जब तक कि जल की गुणवत्ता बेहतर है, तीसरा लैंगिक समानता की हासिल करना, चौथा है नौकरी एवं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन जो कि हमारा निम्नलिखित में से कौन से एक जैव साधन के यंत्र को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विशेष तकनीकी है? पहला है तन्यता परीक्षण, दूसरा संपीड़न परीक्षण, तीसरा है 3 और 4 बिंदु मोड़ परीक्षण, चौथा है प्रतिबल विकृति वक्र से गणना करना। तो जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया चौथा, प्रकृति, जो कि यहाँ पर किसी भी प्रतिबल की यहाँ पर विकृति वक्र से गणना करना, जो कि आप जानते हैं जो कि स्ट्रेस डायग्राम होता है, जो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, जो कि यहाँ पर ये तो माइल्ड स्टील के लिए मतलब मृदु इस्पात के लिए है। बाकी यहाँ पर और भी जितनी भी धातुएं होती है उनकी भी यहाँ पर प्रतिबल विकृति वक्र से ही गणना की जाती है, जितनी भी यहाँ पर धातुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आप क्या है यहाँ पर, स्थिर प्रतिबल परीक्षण एवं बायो मटेरियल का निम्नलिखित में से किससे माप की मदद करता है? पहला यहाँ पर तन्यता, दूसरा है कड़ापन, तीसरा है क्रीप और चौथा है फटीज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होता है तन्यता, मैलिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी से ही यहाँ पर ये होता है।
जो कि यहाँ पर किसी भी प्रतिबल की परीक्षण बायोमटेरियल के लिए तन्यता की ही माप यहाँ पर मदद में आती है। अगला क्वेश्चन जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, अर्धचालक कौन सा है इसमें से आपको ये बताना है। पहला है डायमंड, दूसरा आर्सेनिक, तीसरा है फास्फोरस, चौथा है यहाँ पर गैलियम आर्सेनिक आर्सेनाइड। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर ये अर्धचालक है? तो इनमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया गैलियम आर्सेनाइड होगा, जो कि यही आपका एकमात्र अर्धचालक है, बाकी सभी यहाँ पर चालक नहीं हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपका है जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन में ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसमें परमाणु द्रव्यमान अधिक होता है, इसमें क्रिस्टल से अधिक मजबूत बंधन होते हैं जिनके आयनिक बॉन्ड बनते हैं, इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने मूल नाभिक में अधिक मजबूती से बंधे होते हैं। तो जिसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी होगा कि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने मूल नाभिक अधिक मजबूती से बंधे होते हैं। इसी कारण से यहाँ पर इस जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन में ऊर्जा अंतराल बहुत ही अधिक होती है। तो आज हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन के यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न देखे हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन यहाँ पर करा दूंगा, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स जरूर से बता दीजिए कमेंट करके। तो आज आपको वीडियो जरूर से पसंद आएगी, पसंद आए वीडियो को लाइक के साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी डाउनलोड के लिए आप यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।